हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हमारे आरजीएस की एग्जामिनेशन की, दैट इज राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज। रिसेंटली उसकी वैकेंसी अनाउंस हुई है, तो मैंने सोचा डिस्कस कर लेते हैं उसके सिलेबस के बारे में, किस तरीके से आपको इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर बहुत ही बेसिक से बात करूँ तो ये एग्जामिनेशन इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ठीक है, आरजेएस के स्टेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसे टारगेट कर रहे हैं, तो ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट थोड़ा-सा इसलिए हो जाता है क्योंकि कॉम्पिटिशन इस वक़्त बहुत ज़्यादा है, पीक पर है जुडिशरी में, ठीक है? लेकिन आप स्टैंड आउट कर सकते हो कैसे? अपनी आंसर राइटिंग से। यानी कि आपको पूरा अपना फ़ोकस ये मेंस के प्रिपरेशन पे देना है, प्री से पहले। आप प्री की तैयारी तब शुरू करिए जब आपका एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आ जाए, यानी कि जो अभी हम यानी कि आपका एडवर्टाइज़मेंट आ जाए। अभी हमारे पास जो नोटिफ़िकेशन है, वो वैकेंसी की नोटिफ़िकेशन आई है, ठीक है? वैकेंसी अनाउंस करी गई है उस नोटिफ़िकेशन में। अभी एग्ज़ाम की कोई नोटिफ़िकेशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल एकदम कुछ भी पीवाईक्यूज़ जो हमारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ हैं, वो आप बिल्कुल भी मत लगाइए। बिल्कुल लगाइए उन सारी चीज़ों को। बीच में वो भी करते रहिए थोड़ा बहुत। अगर आप दिन भर में 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन भी सॉल्व करें, दैट इज़ मोर देन इनफ, जब तक आपकी एडवर्टाइज़मेंट नहीं आ जाता है। बाकी आप अपना पूरा फ़ोकस मेंस के पेपर पर रखिए, क्योंकि वही आपको आपकी वो जज की सीट दिलवाएगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो ये इस तरीके का नोटिफ़िकेशन हमारे पास आया था वैकेंसी का, जिसमें 82 वैकेंसी हमें देखने को इस बार मिल रही है। ये अलग-अलग अपना कैटेगरी रिज़र्व्ड है, ठीक है? पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि 82 वैकेंसीज़ नहीं है, यानी इससे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। हमें पता है कि 2022 में भी नोटिफ़िकेशन आया था, उसका पेपर नहीं हुआ, और आई गेस 2023 में या 2021 में या 22 में नोटिफ़िकेशन आया था, 23 में नहीं आया था। आई गेस 23 में नहीं आया था, 2021 में वो आया था नोटिफ़िकेशन, मतलब वैकेंसी को अनाउंस किया गया था। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो 220 या 222 कुछ पोस्ट हैं टोटल, जिसके लिए अब फाइटिंग होगी, ठीक है? मतलब जिसके लिए अब आपको फाइट करना होगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैकेंसी है इस बार, ठीक है? तो वैकेंसी के बारे में सबको पता ही है, काफ़ी सारे चैनल्स पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। वैकेंसीज़ कितनी हैं, क्या हैं? हम बात करेंगे कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से आता है, क्या पढ़ना है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। तो मेरी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि अगर आप आज से भी प्रिपरेशन करना शुरू करें, तो आपकी आने वाले 4-5 महीने में अच्छी खासी प्रिपरेशन हो चुकी हो। देखो, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उसके लिए तो थोड़ा-सा मैं कहूँगी मुश्किल है, अब 4-5 महीने में प्रिपेयर करना। लेकिन जो पिछले 6-7 महीने से या 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 डेढ़ साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से सारी चीज़ें फिर से थोड़ा और टाइम मिल रहा है, सारी चीज़ें करने का, रिवाइज़ करने का। बेसिकली अब ये समय आपका थोड़ा-सा रिविज़न का है। आपको अगर नई चीज़ में कुछ पढ़ना है, तो आपको आपकी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा, यानी कि हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज पर, जो कि ग्रामर पूछी जाती है आपसे, ऐसे वगैरह पूछा जाता है, और आपको अपनी जजमेंट राइटिंग पर ध्यान देना होगा। अब इसके लिए आप कोई कोर्स जॉइन करते हैं या आप खुद से पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, ठीक है? तो चलिए, अब बात करते हैं सबसे पहले। ये सभी को पता है, बहुत ही बेसिक सी बात है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। प्री में आपका 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 70 नंबर का हमारे पास लॉ आता है, 70 नंबर का लॉ आता है, और 30 का रेशियो होता है, 70-30 का रेशियो होता है। 30 में आपका हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज आता है, जिसमें कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या पूछा जाता है। मेंस एग्जामिनेशन आपका 300 नंबर का होता है। 300 नंबर का कैसे होता है? एक लॉ पेपर 1 होता है, जो सिविल लॉ होता है, लॉ पेपर 2 होता है, जिसमें क्रिमिनल लॉ होता है, ठीक है? सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज में आपका हिंदी ऐसे और इंग्लिश ऐसे आता है। 3 ऐसे या 2 ऐसे आपको लिखने होते हैं, ठीक है? सबके मार्क्स अलग-अलग डिवाइडेड होते हैं। वैसे टोटल जो मार्क्स होते हैं, जो ऐसे का सिर्फ आपका मार्क होता है, वो 50 मार्क्स फॉर हिंदी एंड 50 मार्क्स फॉर इंग्लिश, ठीक है? देखिए, जो हिंदी में कमज़ोर हैं, आपको पता होगा कि आप कौन-सी लैंग्वेज में कमज़ोर हैं। कुछ होते हैं इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, कुछ होते हैं हिंदी में कमज़ोर होते हैं। तो ये समय है आपकी लैंग्वेज को अच्छा करने का, क्योंकि देखो, लॉ में वैसे भी आपके मार्क्स स्कोर हो जाएँगे, ठीक है? आप लोगों ने इतना, जो भी आपने 3 साल, 5 साल का कोर्स किया है, कुछ भी है, तो उससे आपका लॉ तो मज़बूत है। हमें मज़बूत क्या करना है? हमें अपना मज़बूत करना है लैंग्वेज, क्योंकि दिस इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है? ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। क्या? लैंग्वेज आपका डिसाइडिंग
फैक्टर होने वाला है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। इंटरव्यू का स्टेज हमें सबको पता है, ये इंटरव्यू जो हमारा होता है 35 मार्क्स का होता है, ठीक है, 50 भी नहीं, 35 मार्क्स का केवल आपका इंटरव्यू होता है। तो ध्यान रखो, फिर से मैं बोल रही हूँ, अपना सारा का सारा कंसंट्रेशन आपको मेंस एग्जामिनेशन पर देना है। प्री क्वालिफाइंग नेचर का है, वो क्वालिफाई हो जाएगा अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन कर रखी है। तो बात आती है अटकती कहाँ है मेंस पर, क्योंकि प्री तो लगभग हज़ारों बच्चों का प्री क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन उनमें से कुछ 100-200 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मेंस क्वालिफाई होता है और फिर उसके बाद इंटरव्यू में वो लोग जा पाते हैं, ठीक है। आपको मेंस में इतने नंबर लाने हैं कि आपको इंटरव्यू में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है तो वो लोग आपको ना रोक पाए, यानी कि जो आपके इंटरव्यूअर्स हैं वो आपको ना रोक पाए किसी भी तरीके से। अब थोड़ी सी बात इस पे भी कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि मेंस में हमें लगभग कितने मार्क्स चाहिए होंगे जिससे हमारा इंटरव्यू ना रुके। तो देखो कितने मार्क्स चाहिए होंगे मैं बताती हूँ। चलो, एक तो आपका प्री हो गया। प्री में आई गेस कट ऑफ पिछली बार 65 गया था जनरल कैटेगरी के लिए, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी का जाता है, तो 65 गया था आई गेस, ठीक है। और अगर अभी आप टारगेट कर रहे हो तो आपको लगभग आप 80 से 85 प्री में मान के चलो, इतना आप अपने मॉक टेस्ट में टारगेट करके चलो कि इतना आपको स्कोर करना ही है 100 में से, ठीक है। क्योंकि 65 गया था 2021 में जब पेपर हुआ था, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगा, 70 हो सकता है चला जाए, 10 नंबर हो सकता है बढ़ जाए। देखो कट ऑफ डिपेंड करता है कि कंपटीशन कितना है, ठीक है, कंपटीशन में डिपेंड करता है, तो वो उस चीज़ उससे डिसाइड होगी, ये हम अभी एंटिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन अपने उसके लिए आपको कम से कम 80-85 नंबर लेकर के चलने हैं कि आपके 80-85 क्वेश्चन सही हो, ठीक। दूसरी बात मेंस की, मेंस में के लिए आपको क्या करना है, 300 नंबर का मैंने बताया आपको पेपर होता है, तो आप कोशिश करो कि 300 में आपका 200 तक आ जाए। ज़्यादा बोल दिया तो 200 नहीं, आप 190 कर सकते हो, 180 कर सकते हो, 170 कर सकते हो, बस इससे कम नहीं होना चाहिए। 170 भी बहुत कम है, आप 175 कर सकते हो। कितना कर सकते हो, 175 कर सकते हो। मेरी आवाज़ हो सकता है थोड़ी सी लो आए क्योंकि आई एम नॉट वेल, ठीक है, बट आई गेस सारी चीज़ समझ में आ रही है। 175, 180, 185 मतलब इस बीच में रहे आपका मेंस का, तो फॉर श्योर आपको इंटरव्यू में कोई नहीं रोकेगा। देखो इंटरव्यू में क्या होता है ना, उन्हें मिनिमम मार्क्स देने होते हैं। इंटरव्यू में आपको वैसे एकदम कम मार्क्स नहीं दे सकते, ठीक है, उनको मिनिमम मार्क्स देने होते हैं। तो इंटरव्यू आपका 35 नंबर का होता है। पिछली बार जो कट ऑफ गया था 2021 में, जो आप सोर्स पे देखोगे, मैंने जहाँ तक देखा था दैट वाज 179.5 और ये 335 में से था, ये 335 में से था। मतलब ये प्री और इंटरव्यू दोनों, सॉरी मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स है मिला करके, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखनी है कि किस तरीके से आप करोगे। ये आपका टारगेट ये होना चाहिए। जब तक आपका टारगेट ये नहीं होगा ना, तब तक अचीव नहीं हो पाएगा वो चीज़। जैसे तो आपका टारगेट होना चाहिए 300 में से 300 आए तभी जो है 200 तक आप पहुंच पाओगे। तो ये चीज़, ये टारगेट आपका होना चाहिए। प्रैक्टिस वैक्टिस कैसे करनी है वो भी हम आगे बात करते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सिलेबस पे आते हैं हम। ये सारे जो है सब्जेक्ट्स हैं तो आपको पता ही है, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईसीए, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, एसआरए, टीपीए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, राजस्थान रेंट कंट्रोल, एक ही ये ऐसा एक्ट है, एक ही ये ऐसा आपका लोकल लॉ है जो पूछा जाता है, ठीक है, लोकल लॉ है जो पूछा जाता है। सीआरपीसी, आईपीसी, जुवेनाइल जस्टिस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि डीवी एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, बहुत ज़्यादा ये सब छोटे छोटे एक्ट है, ठीक है, ये सब छोटे छोटे एक्ट है। प्रोटेक्शन ऑफ पॉक्सो, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे, मतलब ये तो मैंने आपको कंसोलिडेट करके बता दिया है कि ये सारे जो हैं आपको लॉज देखने को मिलेंगे। हिंदी का क्या सिलेबस है वो देख लो, शब्द रचना वगैरह, संधि वगैरह पूछा जाता है। देखो अच्छी खासी हिंदी पूछी जाती है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये आपका हिंदी का जो पेपर है या इंग्लिश का जो पेपर है, ये डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि प्रॉब्लम अच्छे खासे जो लोग होते हैं वो इसी में अटक जाते हैं, ठीक। यही एक चीज़ होती है अटकने वाली, यहीं पर लोग अटक जाते हैं। इंग्लिश वाले हिंदी में अटक जाते हैं और हिंदी वाले इंग्लिश में अटक जाते हैं, तो अपन को अटकना नहीं है। इसीलिए लैंग्वेज की अच्छे से प्रिपरेशन, कम से कम लैंग्वेज को 3-4 घंटे अब आप देना शुरू कर दो,
क्योंकि एग्ज़ाम की क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है तो नोटिफिकेशन आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते कब आएगी, ठीक है? कुछ नहीं कह सकते। हालाँकि अभी इधर 15 मार्च तक हमें पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम अभी होने वाला है, अभी 1 डेढ़ महीने में होगा या फिर जुलाई के बाद होगा। जुलाई के बाद दैट इज़ आपका न्यू लॉज़ इम्प्लीमेंट हो जाएँगे। तो अगर हाँ, ये भी किसी का सवाल है कि न्यू लॉज़ इम्प्लीमेंट मतलब न्यू लॉज़ क्रिमिनल लॉज़ पूछे जाएँगे या पुराने पूछे जाएँगे, तो देखो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। 90% है कि न्यू लॉज़ ही आएँगे अगर जुलाई के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होता है ऑब्वियसली, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यू लॉज़ ही पूछे जाएँगे। तो अब बीएनएस तो इस चैनल पर चल ही रहा है। बाकी अगर आपका ये बीएसए या बीएनएसएस अगर कहीं और चल रहा है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, वरना इस चैनल पे तो मैं लेकर के आऊँगी। देखो आई एम अ सिंगल पर्सन, ठीक है? तो थोड़ा-सा मुझे ऊपर-नीचे हो जाता है वीडियोज़ वगैरह डालने में, कभी-कभी शेड्यूल इतना बिज़ी होता है कि चीज़ें नहीं हो पाती हैं। फिर भी मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ और तीनों क्रिमिनल लॉज़ आपको इस चैनल पे मिलेंगे, फॉर श्योर मिलेंगे। लेकिन अपने आप से भी पढ़ना शुरू कर दो, इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा मेजर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि कुछ ऐसा मेजर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेक्शंस ऊपर-नीचे हैं, बेयर एक्ट खरीद लो न्यू क्रिमिनल लॉज़ का, अपने आप से पढ़ना शुरू करो, थोड़ा बहुत तो शुरू करो, फिर उसके बाद तो टीचर्स हैं ही आपको समझाने के लिए, ठीक है? खुद से थोड़ा-सा एफर्ट्स करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, तो हिंदी का हम सिलेबस बात कर रहे थे, ये संधि वगैरह पूछी जाती है, शब्द प्रकार पूछे जाते हैं, विलोम वगैरह पूछे जाते हैं, वाक्य रचना, ये सारी चीज़ें जो हैं आप एक बार इसको देख लेना, गो थ्रू कर लेना। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे सौम्या सिंह के नाम से टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक आपने जॉइन नहीं किया है तो आप जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारा इंग्लिश का जो सिलेबस है, ये ग्रामर की सिर्फ बात करें जो प्री में पूछा जाता है। ये प्री का सिलेबस है, ठीक है? ये प्री का सिलेबस है, मेंस का नहीं। मेंस में तो सिर्फ ऐसे आता है, ठीक है? टेंसेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, एंटोनियम्स, आर्टिकल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, मतलब अच्छी खासी इंग्लिश में पूछी जाती है, ठीक है? तो ये हमारा इंग्लिश का हो गया। अब मेंस के सिलेबस पर आते हैं। लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2, लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज पेपर 2। लॉ पेपर 1 के साथ आपका एक लैंग्वेज का पेपर होगा, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का, और पेपर 2 के साथ एक आपका दूसरा पेपर होगा लैंग्वेज का। ठीक है, हाँ, पेपर 1 पेपर 2 है तो ऑब्वियसली लॉ पेपर 1 के साथ आपका हिंदी का ऐसे होगा और लॉ पेपर 2 के साथ आपका इंग्लिश का ऐसे होगा। तो ये इस तरीके से होगा कोऑर्डिनेशन। मेंस का आपका सिलेबस क्या है? मेंस का सिलेबस है आपका सिविल वाला, वही सीपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, टीपीए, राजस्थान रेंट कंट्रोल, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एविडेंस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीव एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग। तो प्री से हट के क्या चीज़ है? आपको ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग पे मैंने जैसा कि कहा कि आपको ध्यान देना है अभी से, ठीक है? ये हो गया हमारा, ये हमारा सिविल लॉ हो गया। फिर उसके बाद मेंस का लॉ का पेपर 2 क्रिमिनल पूरा आता है, आपका क्रिमिनल पूरा पूछा जाएगा, जो भी सारे माइनर लॉज हम लोगों ने अभी उधर देखे वही सारे माइनर लॉज हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का चैप्टर 17 आपको सिर्फ इसमें पढ़ के जाना है, जो कि डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में बात करता है। वो वीडियो में भी मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगी, जल्द ही अपलोड करूंगी, ठीक है? तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो या कहीं और से भी, जहाँ से आपको समझ में आया आप वहाँ से पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पास। अब इसके बाद क्या बचा? वाइवा वॉक यानी कि इंटरव्यू। इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू आपका होता है। थर्ड और फाइनल स्टेज होती है आपके सिलेक्शन की, जो कि 35 मार्क्स का होता है, एज आई टोल्ड यू। तो ये तो हो गया हमारा पेपर का पैटर्न। स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरीके से पढ़ना शुरू करें, ये आपकी स्ट्रैटेजी है। नाउ दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। देयर इज नथिंग एल्स विच विल मेक यू अ जज अदर देन दिस, ठीक है? आप किसी भी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? किसी भी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपकी बेयर एक्ट पे कमांड अच्छी है, अगर आपको बेयर एक्ट अच्छे से आती है, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग द जज। बेयर एक्ट का एक एक प्रोविजन अच्छे से समझ में आ रहा है, आपके केस लॉज आपके पास हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, रिलीजियसली होनी चाहिए। ये नहीं कि आज एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया तो अगले दिन फिर कुछ पढ़ा ही नहीं। आप 6 से 7 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है? 12 घंटे 14 घंटे आप नहीं पढ़ पा रहे हो, भाई बहुत लोग होते हैं नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते 12 से 14 घंटे, बहुत से ऐसे लोग हैं नहीं पढ़ पाते। लेकिन अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? आप प्रोडक्टिव हो। आजकल लोग पढ़ रहे हैं 12 से 14 घंटे, 16 घंटे भी लोग पढ़ते हैं,
ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई कोई बहुत ऐसे आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर दिया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं। देखो आवर्स मैटर नहीं करने चाहिए, आप उस समय में कितना आप प्रोडक्टिव हो पा रहे हो, आप 6 घंटे में कितना अच्छी तरीके से काम कर पा रहे हो, वो मैटर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज सॉल्व करना है। अब ये पीवाईक्यूज मैं दोनों के रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ, दैट इज प्री भी और मेंस भी। आंसर राइटिंग जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए और अपने आंसर्स जो है चेक करवाइए अपने मेंटर से, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। बियर एक्ट स्टिक करिए, अगर आप स्पेसिफिकली राजस्थान को टारगेट कर रहे हो तो बियर एक्ट से अच्छी चीज़ आप समझ लो, बियर एक्ट आपका गॉड है इस वक्त, ठीक है। आप अपने बियर एक्ट से स्टिक करिए, जो भी कुछ है आपको सब कुछ, और कोई रेफरेंस बुक आपको रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत मन है नॉलेज लेने का, देखो अभी इस समय आपको अब नॉलेज जितनी आपको लेनी थी, जो बच्चे 1.5-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अगर उन्होंने कोई रेफरेंस बुक रेफर कर रखी है तो अलग की बात है। अब अगर आपको करना है तो आपको बेयर एक्ट पे ही स्टिक करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज की अभी यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें एग्ज़ाम निकालना है। बाकी ट्रेनिंग में आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, सब कुछ विधिवत एकदम समझाया जाता है, ठीक। ये हो गया। दूसरी बात, 100 सोर्स पर आपको रिलाय नहीं करना है। कैसे, क्यों? क्योंकि मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं, हालाँकि जुडिशरी देने वाले बच्चे तो नहीं होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अ, यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, वहाँ से भी पढ़ लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये बुक कंप्लीट कर दी, वो बुक कंप्लीट कर दी। अरे यार! जितना रेलेवेंट है हमें सिर्फ़ उतना ही पढ़ना है। आपको अपनी बेयर एक्ट पढ़नी है, एक सिंघल की बुक ले लो, ठीक है? आपका जो सिंघल की वॉल्यूम 4 वॉल्यूम में वो बुक आती है, ठीक है? मैंने उसका शॉर्ट भी डाला था, अगर किसी ने देखा हो, किसी ने क्या देखा है उसे, काफ़ी लोगों ने। आप देखोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है? सिंघल की बुक ले लो, वो पूरी बुक सॉल्व कर दो, प्री कोई रोक ही नहीं पाएगा, ठीक है। सही जो है ये इतने सारे सोर्सेस पे आपको रिलाय करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए आप एक आई गेस केडी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, हाँ, नीतू मैम की एक बुक आती है, वो केडी पब्लिकेशन की है इंग्लिश की। आप उसको रेफ़र कर सकते हो या रेनन मार्टिन रेफ़र कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक? मतलब जो भी आपको बेटर लगे। नीतू सिंह मैम की जो बुक है वो थोड़ी-सी बेसिक से है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो, अगर आपको बेसिक से पढ़ना है। ठीक है, हिंदी के लिए आई एम नॉट श्योर, लेकिन हिंदी के लिए कोई राजस्थान पब्लिकेशन की एक बुक है, या तो वो रेफ़र कर लो या ल्यूसेंट हिंदी भी आती है। हिंदी की मतलब ल्यूसेंट की हिंदी भी एक आती है, जैसे जीके आती है ना वैसे हिंदी भी आती है, उसको भी रेफ़र करना चाहो तो कर सकते हो। उसमें काफ़ी शॉर्ट में सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझाई हुई हैं, तो वो भी कर सकते हो। ये हो गया, इतने सोर्सेज आपके लिए इनफ हैं, इसे अच्छी तरीके से 3-4 बार अगर आपने पढ़ लिया तो दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। हाँ, टाइम है अगर आपके पास तो आप रिलाय करो, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है अपने को, थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा नहीं लेके पढ़ना है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन भी आज पढ़ रहे हैं, सीपीसी, सीआरपीसी सब कुछ एक साथ पढ़ ले रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आया, अगले दिन फिर सब कुछ भूल गए। क्या पॉइंट है इन सब चीज़ों का? कोई पॉइंट नहीं है, जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। पढ़ने को आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, लेकिन जो पढ़ रहे हो आप भले ही 2 सेक्शन 3 सेक्शन पढ़ो, लेकिन अच्छे से उसको याद कर लो, लिख के देख लो, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। ये बात तो मैंने क्वालिटी वाली बात एक रिस्पेक्ट में और आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगी कि आंसर राइटिंग में आपको पन्ने पे पन्ने नहीं भरने हैं, ठीक है, क्योंकि राजस्थान जुडिशियल सर्विस में जरा सा आपको जगह दी जाती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये आपका A4 शीट है, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे ना, आप एनालाइज कर पाओगे इस चीज को। ये तीसरी जगह है, यहाँ पे इन्होंने डिग्री की डेफिनेशन पूछ लिया। आप देखो 2021 का ही पेपर है, यहाँ पे इन्होंने डिग्री की डेफिनेशन पूछ लिया। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये मतलब इतनी पूरी जगह दी है, और दूसरे पेज पे आई गेस थोड़ी सी जगह इन्होंने और दी है, इतने में उन्होंने डिग्री पूछा है। कितना लिख दोगे इसमें? 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्या लिख दोगे क्वांटिटी में? आप क्या कर लोगे? आपको क्वालिटी लिखनी है ना, वो क्वालिटी कैसे आएगी? वो क्वालिटी आप ऐसे लिखोगे, डिक्रीज इन फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुकेशन व्हिच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज। ठीक है, क्या डिग्री में नहीं आता है वो आपको लिखना है, और क्या डीम डिग्री होती है वो लिखना है, उतना ही लिख पाओगे 3 नंबर के क्वेश्चन में। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको क्वालिटी पे जो है एम्फेसिस देना है, क्वांटिटी पे नहीं। हमें पन्ने पे पन्ने भरने के लिए पन्ना ही नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? आप अभी तो अपने A4 शीट पे आपको जितना मन कर रहा है आप उतना लिख रहे हो, लेकिन कोई पॉइंट नहीं है,
है ना, आप खुद को थका रहे हो, एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, कोई पॉइंट नहीं है। जितना पूछा गया है सिर्फ उतने का जवाब आपको देना है, क्योंकि आपके सामने जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसे आपसे ज्यादा नॉलेज है, तो उसे कहानी नहीं सुननी है वहां पर, ठीक है। उसे कहानी नहीं सुननी है, उसे बस आपको इतना, आपको बस उसे इतना समझाना है कि क्वेश्चन ये पूछा गया था सर, मेरा आंसर ये है, जस्ट स्टिक टू द पॉइंट। हर एग्जामिनेशन को क्रैक करने का मूल मंत्र यही है, जस्ट स्टिक टू द पॉइंट। जितना पूछा गया उतना जवाब दीजिए बस। सब कुछ लिखने के चक्कर में पेपर भी छूट जाता है फिर, ठीक है। और प्रैक्टिस अभी से किस तरीके से, एक पॉइंट यहाँ पर मेरे से मिस हो गया, मैं आपको बता दूं, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये टाइम मैनेजमेंट मैंने आंसर राइटिंग के रिस्पेक्ट में कहा है। आप जब अपना आंसर लिख रहे हैं, आप अपना टाइमर ऑन कर लीजिए कि इतने समय पे हम ये आंसर लिख पा रहे हैं, और कोशिश करिए कि एक आंसर को मुश्किल से 7 से 8 मिनट आप दें बस, या बल्कि मैं कहूंगी कि आप 6 मिनट तक के लिए उसको प्रैक्टिस करें एक आंसर के लिए, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट देने, कई सारे हजारों मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, गूगल पे जाओ, सर्च करो, मिल जाएगा, ठीक है, ट्रस्ट में मिल जाएगा। मुझे अभी साइट का नाम नहीं याद आ रहा, नहीं मैं बता देती हूँ, उनके पास मॉक टेस्ट है फ्री, ठीक है, वो आप जो है रेफर कर सकते हो। देखो, अगर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, ठीक है, मॉक टेस्ट का, जो आप प्रेफर कर सकते हो। और 3000 प्लस प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज आपको लगा करके तो जाने ही जाने हैं, 2000 नहीं, सॉरी 3000 नहीं तो कम से कम 2500 तो लगा कर ही जाओ एमसीक्यूज, यानी कि मैं प्री के प्रिपरेशन के बारे में कह रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से अगर आप काम करेंगे, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे, हार्ड वर्क, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी है, लेकिन थोड़ा सा उसे क्यों ना हम मेहनत थोड़ी सी स्मार्टली कर लें, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्टली आप लोग मेहनत करेंगे तो आराम से जो है आप सारी चीजें कर सकते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसा कि मैंने बताया, ये पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लिंक मॉक टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, वो अगर मुझे मिल क्या जाता है, आई गेस आई हैव इट, आई अटैच दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वर्क नहीं कर रहा, तो मैं देखती हूँ, मैं कम्युनिटी टैब पे डाल दूंगी, ठीक है, जहां पर भी मतलब लिंक आपका वर्क करेगा। ओके, थैंक यू सो मच। कोई अगर क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।